नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। चुनावों में रणनीति बदल जाना कोई खास बड़ी बात नहीं, यानी आए दिन पार्टियां चुनावों के दौरान अपनी रणनीति को बदलती हैं। कई बार बदली हुई रणनीति बहुत सही और सटीक साबित हो जाती है। इस बार सबसे पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के चुनावों को लेकर अपने प्रत्याशियों की सूची सामने रख दी है। अब सूची सामने रखने के साथ ही कई सारे विरोधी स्वर सुनाई देने लगे हैं। बाकायदा रैलियां हो रही हैं, कई सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, हर कोई अपने टिकट की पैरवी कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनावों से 3 महीने पहले प्रत्याशियों की सूची सामने रख देना बीजेपी के लिए क्या लेकर आने वाला है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, अब बीजेपी ने एक नई रणनीति के तहत या फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपने 10 कदम आगे होने का परिचय देते हुए सूची सामने रख दी। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि जहां पर ये प्रत्याशियों की सूची, उम्मीदवारों की सूची सामने रखी गई, वहां पर विरोधी स्वर भी उतने ही ज्यादा बुलंद हो गए हैं। कैसे देखते हैं सर ऐसे? सही कहा आपने, विरोधी स्वर भी बुलंद हो गए हैं और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी, अमूमन ऐसे होता है कि एक जगह एक सीट पर बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसमें ये देखने को मिला है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी इसकी नजर होगी कि जिस तरह से ये विरोधी स्वर बीजेपी में सुनाई दे रहे हैं, किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन मुझे उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, क्योंकि आमतौर पे बीजेपी में ये चलन नहीं है गीता। कांग्रेस में हमने देखा है हर स्टेट में या राष्ट्रीय स्तर पर भी टिकट नहीं मिलने पर विरोध होना या पार्टी छोड़ देना या कहीं और से टिकट ले लेना। लेकिन बीजेपी में अमूमन ये नहीं होता, ये उनका चलन नहीं है। पर अब ये होता जा रहा है। हमने हिमाचल के चुनाव में देखा, कुछ कर्नाटक में देखा, कुछ अब हम इधर देख रहे हैं। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है बीजेपी को इसका अंदाजा पहले से था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पार्टी अपनी पूरी कैलकुलेशंस करती है, रणनीति बनाती है। उनको पता है कि इस इलाके में ये 3 है, ए बी सी। हमने बी को दिया तो ए और सी नाराज होंगे और वो यहाँ तक जा सकते हैं। तो उसके लिए पार्टी ने शायद यही सबसे अच्छा तरीका निकाला कि आप 3-4 महीने पहले घोषित कर दो, उसके बाद कोई विरोध होगा भी, या तो उसे हम शांत कर लेंगे, समझा लेंगे, या फिर वो विरोध करता रहे और जब तक जो है वो इलेक्शन का समय आएगा। क्योंकि आप देखिए, ये जो हीट ऑफ द मूवमेंट होता है, ये विरोध होता है, हीट ऑफ द मूवमेंट होता है। यही विरोध अगर चुनाव से कुछ दिन पहले हो, वो घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वहां पर लोग कई बार इमोशनल होकर चीजें बिगाड़ देते हैं। बहुत सारे चुनावों में हमने देखा है। आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इस वक्त आप हिमाचल की धरती पे बैठी हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके बगल में नालागढ़ सीट है, जहां से बीजेपी ने जब टिकट नहीं दी तो आजाद लड़ गए, और मैं उनका नाम भूल रहा हूं। और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने लोगों के इमोशंस को वो लड़े, और ना सिर्फ उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया, ना सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी को हराया, और बीजेपी का भी वो प्रत्याशी जो कांग्रेस से ही टिकट लेके आया था, कांग्रेस से टिकट जीतने के बाद फिर बीजेपी में आया था। तो ये कुछ दिन पहले हुआ, इसलिए वो कामयाब रहे। केएल ठाकुर, शायद केएल ठाकुर, यस। तो ये गीता एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और यही पार्टी की सीख भी थी कि अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसे हो सकता है, और उसके बाद लोग इमोशनल होकर ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब ये जो 3 महीने पहले वाली रणनीति आप देख रहे हैं, इस इमोशंस इतनी देर टिकता नहीं है, इतना सर्वाइवल नहीं है इमोशंस का। तो मुझे लगता है ये एक वो रणनीति है बीजेपी की। पर हाँ, आप ये कह सकती हैं कि कांग्रेस का वो चलन अब बीजेपी में दिख रहा है कहीं। जी सर, इसके साथ साथ क्योंकि बीजेपी ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और एक तरीके से क्या कांग्रेस की राह पर बीजेपी चल पड़ी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस की राह पर बीजेपी ने भी चलना शुरू कर दिया है? देखिए, प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसका सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये वो कमजोर सीटें थी जिसपे कि बीजेपी कभी ना कभी हारी है, दूसरे नंबर पर रही है, या नहीं कभी जीती है। ये वो तमाम सीटें हैं। और कांग्रेस काफी बार पहले सीटें अनाउंस कर देती है, टिकटें अनाउंस कर देती है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी की रणनीति ऑलवेज स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, और इस बार की जो रणनीति है वो यही समझ आ रही है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि हम इक्वल इंटरवल्स के बाद जो है वो घोषणा करेंगे, ताकि एक मजबूत तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ी जा सके। और कांग्रेस की भी मुझे लगता है पूरी नजर होगी इस पे,
और इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि आने वाले दिनों में अगर आपको कांग्रेस की भी, क्योंकि देखिए एक प्रेशर टैक्टिक्स होता है, अगर आपने एक टिकट पे एक सीट पे टिकट दे दी है तो दूसरी पार्टी के लिए प्रेशर बढ़ जाता है और वो जो वहां उनके उम्मीदवार होते हैं, जो चाहवान होते हैं, वो पार्टी पर प्रेशर बनाते हैं कि आप हमें भी टिकट दीजिए, मैं क्या कहने जाऊं लोगों को, मुझे वोट दीजिए जब मेरे पास टिकट ही नहीं है। और वो जो जिसको टिकट मिल चुका है बीजेपी से, वो पहले कैंपेनिंग कर लेगा, एक बार, दो बार, चार बार भी हो सकता है वो कवर कर ले अपने पूरे इलाके को, तो अब मुझे टिकट दीजिए। तो इस प्रेशर के बीच हो सकता है कि आपको कांग्रेस की भी एक लिस्ट जल्दी आती दिखाई दे जाए, अगर कांग्रेस इस तरह का डिसीजन ले। अगर नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर वो नुकसान होगा। जी। और सर क्या बीजेपी को, क्योंकि पहले घोषित कर दिए हैं प्रत्याशी, अब तो बकायदा रैली हो रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी को नुकसान कर सकता है, ये रणनीति बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, ये हम सोच रहे थे ऐसा और हाल के परिदृश्य में दिख भी रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा होगा इसलिए नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही ज़िक्र किया कि वो बैकफायर करने की स्थिति तब होती है जब बहुत देर से आप अनाउंस करें, बहुत देर तक कशमकश चलती रहे और कई बार ऐसा होता है कि जब टिकट अनाउंस नहीं होते हैं तो अपने-अपने तौर पर 2 अलग-अलग प्रत्याशी जो हैं वो कैंपेन करने घूम पड़ते हैं, आप चिंता ना कीजिए टिकट मुझे ही मिलेगी, चिंता ना कीजिए, वो लोगों के बीच जाते हैं। अब उससे पार्टी को नुकसान होता है क्योंकि जनता कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक ये खेला है कि इससे पहले कि कोई सोच सके कि मुझे टिकट मिलेगा, उससे पहले ही टिकट अनाउंस कर दिया। मतलब जनता के बीच जाने का मौका ही नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि यही अगर स्थिति 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या महीना पहले की होती, तो हम नुकसान का आकलन कर सकते थे। जैसे कि मैंने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट होते हैं इमोशन, लेकिन अब एक लंबा समय है। हो सकता है मना भी लिया जाए किसी तरीके से, हो सकता है कोई नहीं भी माने तो किसी पार्टी में चले जाए, वहाँ टिकट मिले कि नहीं मिले, अब बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अब बैकफायर नहीं करेगा बीजेपी। जिस तरीके से अगर लेट टिकट अनाउंस होता है तो एक देखा जाता है कि दूसरी पार्टी फायदा उठा लेती है, फायदा मिल जाता है दूसरी पार्टी को। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के इस विरोध का फायदा किसी भी तरीके से कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी उठा पाएगी? निश्चित तौर पे कांग्रेस या अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी उस स्टेट में एक नई पार्टी है और उनको चेहरों की तलाश अवश्य रहेगी। अब कोई ऐसा प्रोमिनेंट चेहरा जिसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या जिसकी वहाँ पे एक अच्छी खासी पैठ है, हो सकता है उसको किसी दूसरी पार्टी में कामयाबी मिल जाए, उसको टिकट लेने में कुछ आसानी हो जाए। और निश्चित तौर पर जब एक कोई नेता जाता है तो अपने साथ कुछ वोट बैंक तो लेके जाता ही है। कांग्रेस से ऐसा कोई फायदा उठा सके उसकी मुझे गुंजाइश इसलिए कम है, कांग्रेस वहां पर पहले से बहुत बार चुनाव लड़ी है, जीती है, हारी है, उनके पास अपने बहुत सारे नेता हैं। लेकिन जो नई पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी है या कोई और अगर पार्टी होगी, तो वो कोशिश कर सकती है कि ऐसा कोई हमें, क्योंकि हिमाचल की अगर आपको याद हो तो बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कभी ना कभी किसी पार्टी में रहे और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए, पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। तो आप नई पार्टी को चेहरों की तलाश रहती है, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए एक गुंजाइश ज़रूर है कि अगर ऐसा कोई चेहरा हो जिसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और वो आधार वाला चेहरा हो, तो उसका वो फ़ायदा उठाए, उनको टिकट दे या उनको अपने तौर पे शामिल कराए। पर हाल ही में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को ये बड़ा इस बार ध्यान रखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि उनकी पार्टी के वाइस प्रेज़िडेंट थे या कौन थे, बड़े नेता थे जिनको कि जो कि पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अभी बहुत सारी उठापटक देखने को मिलेगी, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी फ़ायदा उठा सकती है। तो जिस तरीके से जब ये सूची प्रत्याशियों के सामने आई तो काफी चौंकाने वाली इसे करार दिया गया था। काफी सारे हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव खेला गया, कुछ बड़े नामों के कुछ करीबियों को नहीं लिया गया, कुछ करीबियों को टिकट मिलता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की जो बाकी सूची होगी, बाकी उम्मीदवारों के नाम होंगे, वो भी इतना ही चौंकाने वाले होंगे? देखिए, अमूमन होता क्या है कि जब कोई भी पार्टी अपने टिकट्स की अनाउंसमेंट करती है, जो आज तक होता है, जो एक तर्कसंगत बात है कि पार्टी हमेशा पहले उन सीटों पे अनाउंसमेंट करती है जहाँ पर विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। अब सीएम है, वो तो दोबारा लड़ेंगे ही, कुछ मंत्री हैं, वो तो दोबारा लड़ेंगे ही, कुछ और जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीतने हैं, वो तो लड़ेंगे ही। उनकी सूची पार्टी पहले निकालती है कि हाँ जी, ठीक है, आप लड़िए और उनका विरोध भी नहीं होता क्योंकि वहाँ पर एक ही चेहरा होता है। ये आमतौर पर प्रैक्टिस रही है आज तक की सभी पार्टियों की। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने बिल्कुल उलट किया है। कोई भी ऐसे फेमस चेहरे को, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं दी, मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्री कोई नहीं है। बीजेपी ने एक ऐसी लिस्ट तैयार की है कि जिसमें विरोध की संभावना हो सकती थी।
लेकिन बीजेपी की इसमें रणनीति ये है कि ये भाई हमारी कमजोर सीटें हैं, यहाँ पर हम देर से अनाउंस करेंगे तो फिर वही ढाक के 3 पात हमें यहाँ पर हार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक इससे आप कह सकते हैं कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला बीजेपी का अप्लाई जो कर रही है वो सही साबित होता है तो ये फॉर्मूला आपको बाकी जगहों पर भी अप्लाई होता दिखेगा। जी सर, इसके साथ साथ ये जो नई रणनीति है कि 3 महीने पहले प्रत्याशियों के नाम घोषित होंगे और इक्वल इंटरवल्स के बाद बाकी प्रत्याशियों के नाम आएंगे, क्या सर कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी रणनीति साबित होगी जो चुनाव में सुधार करने वाली है या चुनावों में आम जनता को फायदा देने वाली है? बिल्कुल, पर ये अभी स्वैच्छिक है ना। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर 3 महीने पहले कैंडिडेट अनाउंस हो जाएँ तो लोगों को भी समझने परखने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये स्वैच्छिक है, यानी बीजेपी ने अपनी इच्छा से किया है, कोई नियम नहीं है ऐसा कि आपको करना ही पड़ेगा। वो तो एक चुनाव की डेट अनाउंस होती है, उसके बाद नॉमिनेशन की डेट अनाउंस होती है, उस लास्ट डेट से पहले आपको उम्मीदवार ऐलान करने। और हिमाचल में हमने देखा कि 10 दिन पहले भी, और कांग्रेस की लास्ट लिस्ट तो ऐसी अटकी थी कि लग रहा था कि अरे भैया आज 12 बजे तक या 1-2 बजे तक नॉमिनेशन है, 5 बजे अभी तक लिस्ट नहीं आई, अभी वो 3 बंदे रह गए। तो आमतौर पे ऐसा होता है, ये भी एक माइंड गेम है, ये टैक्टिक्स है कि नाराज जो हैं उनको परखना, देखना, मनाना। पर अगर चुनाव आयोग ये तय कर दे कि आपको 3 महीने पहले कम से कम जनता को ये बताना है कि आपका उम्मीदवार कौन है, तो जनता समझ सकेगी और ये एक स्वच्छ राजनीति की तरफ, एक और मजबूत लोकतंत्र की तरफ एक कदम हो सकता है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि ये नियम, ऐसे जो नियम हैं, वो बने, वो स्वेच्छा से ना हो। स्वेच्छा से हो रहा है, हो सकता है इस बार मैंने कर दिया, दूसरी स्टेट में ना करूँ। जब ये नियम बन जाएगा कि आपको भैया कम से कम 3 महीने पहले लोगों को ये बताना है कि आपका उम्मीदवार कौन है। जब ये तय जिस दिन हो जाएगा, उस दिन निश्चित तौर पे ये एक बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में आएगा और लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा अपने प्रतिनिधि को परखने का। तो जिस तरीके से अगर अंतिम समय में कोई नाम घोषित होता है तो ये कहा जा सकता है कि जनता के लिए भी एक डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये प्रत्याशी कैसा है, इसके गुण अवगुण क्या सही था क्या गलत था, और ना एक मजबूरी में प्रत्याशी को वोट देना पड़ता है, दूसरे प्रत्याशी को समझने के लिए शायद इतना वक्त ना मिला हो। अब बिल्कुल सही कहा आपने। मान लीजिए 1 दिसंबर को इलेक्शन है और आप 10 दिन पहले वो अनाउंस कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। लेकिन 1 दिसंबर को इलेक्शन है तो अगर आप चुनाव आयोग ये कह दे कि 31 अगस्त तक आपको अपने सारे उम्मीदवार घोषित करने हैं। उसके बाद आप कैंपेन कीजिए, चुनाव लड़िए, जहाँ मर्ज़ी जाइए। नॉमिनेशन की डेट भी अलग से हो सकती है, लेकिन आप टिकट दे दीजिए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो ये एक बड़ी क्रांति होगी। और आपने सही कहा कि जितना अंतिम समय पर कोई उम्मीदवार मैदान में आता है, क्योंकि कई बार तो बिल्कुल ही स्वैप हो जाता है। आपको दिखता है कि जो बीजेपी से पिछली बार लड़ा था वो कांग्रेस का चेहरा हो जाता है, कांग्रेस वाला बीजेपी का चेहरा हो जाता है। अब ऐसे में लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भई वैसे तो हमारी इसके साथ बहुत अच्छी है पर हम उस पार्टी के हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रोसेस थोड़ा-सा एक समय सीमा बाँध दी जाए तो वो आसान हो सकता है लेकिन। सर इसके साथ साथ अगर हम बाकी नियमों में बदलाव की बात करें तो जिस तरीके से अंतिम समय में मैनिफेस्टो देखने को मिलता है, इसके लिए क्या नियम हो सकते हैं? जी, वो चुनाव मैनिफेस्टो तो वो है जो सबसे छुपा रहता है, बिल्कुल। एकदम कहीं छुप जाता है जाके चुनाव आते ही। और फिर सभी पार्टियाँ टिकट बाँट देती हैं, रैली हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, कैंपेन भी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती कैंपेन होती किस चीज़ की, आप लोगों को बताते क्या हैं? और एंड में कहीं एक दिन निकाल के कि चलिए आज फ्री है, आज चुनाव घोषणा पत्र दे दो। और वो चुनाव घोषणा पत्र की हालाँकि मैनिफेस्टो कमेटी बनती है हर पार्टी की, जिसने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करना है। तो ये भी एक नियम होना चाहिए कि प्रत्याशी घोषित होने के साथ-साथ आपका चुनाव घोषणा पत्र भी इस समय सीमा में आ जाए ताकि लोग वो पढ़ सकें और जो पार्टी रूलिंग है उससे भी पूछ सकें कि भाई पिछली बार आपने ये कहा था, इस बार आपने क्या किया है या क्या करने वाले हैं या कैसे पूरा करेंगे। तो ये जब बदलाव बड़े आएँगे राजनीति में तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे याद है किसी एक बड़े नेता ने ये ज़िक्र भी किया था चुनाव मैनिफेस्टो का कि मैनिफेस्टो जो है वो काफ़ी देर पहले आना चाहिए ताकि लोगों को ये पता लग सके कि पार्टी क्या वादे कर रही है और कितने प्रैक्टिकल हैं वो वादे। अब जैसे एक आम आदमी पार्टी अब जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी, राजस्थान में लड़ेगी, वहाँ पर वो 10 गारंटियाँ देने जा रही है। तो एक तरीके से ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। चाहे वो हिमाचल था, चाहे वो पंजाब था, चाहे वो बिजली देने की बात थी, पानी देने की बात थी। अब विरोधी पार्टियाँ भले कहें कि वो रेवड़ी बाँट रही हैं, लेकिन एक तरीके से वो अपना आंशिक मैनिफेस्टो लोगों के सामने पहले से लाना शुरू कर देते हैं।
और मुझे लगता है कि अगर ये एक मैंडेटरी चीज़ हो जाए कि सभी पार्टी अपने मैनिफेस्टो थोड़ा पहले ले आएँगी, तो वो लोगों के लिए एक और अच्छी बात होगी। बाकी फ्री चीज़ें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये बहुत लंबा गीता बहस का विषय है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पे सबके अपने अलग-अलग तर्क और मत हो सकते हैं। ये वो डिबेट है जो जिसका कोई एंड नहीं है। वो जी, डिबेटेबल हो सकती है। लेकिन हाँ, घोषणा पत्र पहले आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिलाकर जो भी जल्दी हो रहा है, समय से पहले हो रहा है, ये भाजपा के लिए फायदा देने वाला है और भाजपा के साथ-साथ अगर आम जनता की बात करें, तो उनके लिए भी बेहतर है, दूसरी अब पार्टियों के लिए बेहतर है। अब बिल्कुल, बिल्कुल मुझे लगता है बाकी पार्टियाँ प्रेशर में आएँगी और जल्दी घोषित करेंगे। आप देखिए ना, अब एक उम्मीदवार घोषित हुआ, वो अपने पूरे हलके में घूमेगा, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा। अब वो जब एक बार जाएगा तो उसे ये पता लग जाएगा कि भाई कौन-कौन मेरे से नाराज़ है, कौन-कौन पार्टी से नाराज़ है। हो सकता है वो पहली बार में ना मना सके, फिर वो दूसरी बार जाएगा, तो तीसरी बार हो सकता है सॉल्यूशन लेके जाए कि भैया आप इस बात से नाराज़ थे, ये लीजिए हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो एक जब बड़ा विंडो मिल जाता है ना काम करने का, एक बड़ा विंडो मिल जाता है आपको ये पता लगाने का कि आज मेरी स्थिति ये है, कल ये है, इस बीच बहुत सर्वे होंगे। महीने बाद सर्वे होगा कि आज हम इतनी वोटों से आगे हैं कि पीछे हैं, फिर एक 15 दिन पहले सर्वे होगा। तो ये एक बड़ा साइंटिफिक भी मैं इसे कहता हूँ कि एक हथियार है कैंडिडेट्स के हाथ में अपने आप को और मजबूत करने का। और निश्चित तौर पर जो पार्टियाँ लेट हो रही हैं टिकट अनाउंस करने में, वो इस पर पिछड़ेंगी, ये पक्का है। सर, अभी तक जिस तरीके से लिस्ट देखने को मिल चुकी है, लेकिन क्या आने वाली लिस्ट भी इक्वली चौंकाने वाली होगी जो बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगी? आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाली हो सकती है क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये 2024 के बड़े चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण चुनाव। मार्क कीजिए इसे, बड़े चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण चुनाव। इस पे बहुत कुछ डिसाइड होना है। तो बीजेपी की बहुत सिंपल थ्योरी है, वो वैसे तो हर पार्टी की रहती है विनेबिलिटी की, पर उनकी बहुत सिंपल थ्योरी है विनेबिलिटी। सर्वे पार्टी का क्या कहता है? जो एजेंसी है उनका सर्वे क्या कहता है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के इसलिए जब वो लिस्ट आएँगी, तो उसमें कोई बड़ा उलट-फेर हो जाए, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये चुनाव मैंने आपको बता दिया कि एक बड़े चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण चुनाव है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि आने वाली लिस्टें हो सकता है चौंकाएँ, तो जो जिन टिकट के लिए अप्लाई किया है, जो चाहवान है, जो मंत्री है या कोई भी है, वो बिल्कुल ये मान के ना चले कि मैं तो इन ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अपने तौर पे तय करेगी और विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो लिस्ट चौंका सकती है। जी, और सर अगर पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे, जल्दी प्रत्याशियों की लिस्ट आना, जनता को फायदा, पार्टी को फायदा, तो क्या कहेंगे? और मुझे लगता है एक अच्छी रिवायत है ये जो बीजेपी ने शुरू की है, भले ही पार्टी ने अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी के लिए इसको किया है, अनाउंसमेंट जो कैंडिडेट्स का पहले कर दिया है। पर मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति में एक पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक समय सीमा तय हो जाए कि इससे पहले सभी पार्टियों को अपनी उम्मीदवार और मैनिफेस्टो तय करना है, उससे लोगों को एक और क्लीन वे में अपना कैंडिडेट चुनने की जो है वो सहूलत मिल जाएगी और एक अच्छा संदेश ये विश्व भर में भी जाएगा। हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है और बीजेपी की स्ट्रैटेजी मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भारी पड़ सकती है बाकी पार्टियों पे अगर वो इसको हल्के में लें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप नेशन स्पीक्स के साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर प्रत्याशियों की सूची पहले पेश कर दी गई है। क्या ये सूची फायदा लेकर आने वाली है? क्या आने वाले समय में इसी तरीके से लिस्ट बीजेपी की चौंकाने वाली साबित होगी? तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।